साथियों, हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी और कहा था कि ये हमारे देश की जीडीपी का 10% है। तो क्या आपने उस टाइम सोचा था कि ये जीडीपी आखिर होती क्या है? नहीं सोचा था तो कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं स्टडी महागुरु आपका स्वागत करता हूँ स्टडी के एक ऐसे चैनल पर जहाँ पर पढ़ाई आसान है। और यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कल के पहले लेक्चर जो था हमारा, उसमें जो आपने रेस्पॉन्स दिया, जो फीडबैक मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला, जो आपका प्यार मिला। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। तो आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ये हम समझेंगे और उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें समझनी होंगी जिससे हमें राष्ट्रीय आय का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से हम घर में चाय बनाते हैं और वो चाय डायरेक्ट तो बनती नहीं है, वो पहले दूध, पत्ती, पानी ये सब डालना होता है, बाद में जो चलनी में छन के तैयार होकर आती है वो होती है हमारी चाय। उसी प्रकार से राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट भी कुछ हमारे सामने इसी तरह से आएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है वित्तीय वर्ष। ये क्या होता है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे स्कूल्स में जुलाई से क्लासेस शुरू होती है और अगले साल के मार्च अप्रैल तक चलती है, तो वो हमारा शिक्षा का साल हो गया, शिक्षा का सत्र हो गया। उसी प्रकार से हमारे देश में वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक चलता है। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा साल का एक सेट हो गया पूरा, जो 1 अप्रैल, अभी 2020 चल रहा है तो मान लीजिए 2020 का 1 अप्रैल और अगले साल का यानी 2021 का 31 मार्च। ये पूरे साल का 12 महीने का एक टाइमलाइन सेट हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे देश का विकास नापते हैं। हमने फिक्स कर रखा है कि भाई हम इन 12 महीनों के हिसाब से हम हर साल अपने देश का विकास नापेंगे। तो क्या एक साथ नापते हैं? जी नहीं, 3-3 महीनों का हमने क्या कर रखा है, इसमें सेट बना रखा है और हर 3 महीने में हम अपने देश की जीडीपी वगैरह नापते हैं और बताते हैं कि हमारे देश का विकास कैसे हो रहा है। तो अब ये जीडीपी क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो जीडीपी की फुल फॉर्म देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। अब घरेलू को मैंने यहाँ पे मतलब अंडरलाइन किया है, डोमेस्टिक को मैंने हाईलाइट किया। देखिए यहाँ पे क्यों? देखिए, जब जीडीपी को लोग समझते हैं तो थोड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीज़ों को, जैसे कोई बहुत ही उलझन हो, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। घरेलू से आपको बस एक पॉइंट याद रखना है, एक शब्द याद रखना है, अपने माइंड में हाईलाइट रखना है, वो है बाउंड्री। हमारे जो बाउंड्री है बस उसी में क्या हो रहा है वो है जीडीपी। देखिए, ये मान लीजिए हमारा देश है और ये देश की बाउंड्री है। अब इसमें बहुत सी कंपनियां होंगी, कुछ कंपनियां देसी होंगी, कुछ कंपनियां विदेशी होंगी। तो ये देसी विदेशी कंपनियां करेंगी क्या? माल बनाएगी और उस माल को मार्केट में बेचेगी। तो अब इस माल का जो मार्केट में एक प्राइस होगा, तो वो सारा का सारा प्राइस, हर चीज़ का जो प्राइस है, उन सभी प्राइजेस को हम मिला दें, जोड़ दें, तो वो जो आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आएगा वो आंकड़ा हमारे देश की जीडीपी होगी। तो अगर आप बोलते हो कि यार इस देश की जीडीपी ज़्यादा है, उस देश की कम है, यानी आप ये बोल रहे हो कि यार इस देश में जो सामान है, इस देश की धरती पर जो सामान है वो ज़्यादा बनता है, उस देश की धरती पर सामान कम बनता है। तो जिस देश की धरती पर सामान ज़्यादा बनता है, जितना ज़्यादा बनेगा उस देश की जीडीपी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर मैं आसान और कम शब्दों में कहूँ तो ये क्या कहूँगा कि एक वित्त वर्ष में देश में बनी सभी चीज़ों व सेवाओं का कुल मार्केट मूल्य ही जीडीपी है। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि 2018 में जो इंडिया की जीडीपी थी वो थी 2.72 लाख करोड़ यूएस डॉलर। डॉलर का क्यों कह रहा हूँ मैं, इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि हमारे मोदी जी ने जो पैकेज की घोषणा की थी वो रुपए में थी। तो आप उससे कंफ्यूज मत हो जाएगा कि यहाँ पे इतना कम कैसे, ये डॉलर में बात हो रही है। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आंकड़ा बन के आएगा। और 2019 में जो हमारी जीडीपी वो 3.20 लाख करोड़ यूएस डॉलर। अब ये बहुत, इसका क्या मतलब हुआ कि 2018 में जो हमारे इंडिया की धरती पर जो माल बना, उन सभी माल के जो प्राइस है वो इतना है। और 2019 में जो माल बना हमारे देश की धरती पर, चाहे वो विदेशी कंपनियां बना रही हो या भारत की कंपनियां बना रही हो, उसका ये प्राइस है उन सभी माल का। तो ये है जीडीपी। तो इसीलिए हम ट्राई करते रहते हैं, मेक इन इंडिया का अभियान चलाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हमारे देश की धरती पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए और हमारे देश की जीडीपी अच्छी हो। तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है जीडीपी। तो देखिए, किसने दिया था, दिमाग में सवाल आता है कि यार ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आखिर दिया किसने था। तो देखिए, एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साइमन कजनेट्स। इन्होंने ये 1934 में 1934 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। और जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था तो दुनिया को बड़ा पसंद आया।
भारत को भी पसंद आया कि ठीक है ना यार, इससे तो विकास नाप ही लेंगे कि कितना विकास हो रहा है सही मायनों में। जिस प्रकार से यदि आपको किसी स्टूडेंट को ये देखना हो कि ये स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है, कितना पढ़ता है, तो आप क्या देखते हो? आप बोलते हो कि भाई मुझे तेरी मार्कशीट दिखा, तेरे नंबर बता। ठीक उसी प्रकार यदि किसी देश का विकास देखना हो कि ये देश कितना विकास कर रहा है, तो ये जीडीपी वगैरह ये सब देखते हैं हम। तो भारत ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट 1950 में अपना लिया। 1934 में साइमन कजनेट साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया था और 1950 में भारत ने ये अपना लिया। अब आओ अगले कॉन्सेप्ट एनडीपी पर। ये क्या चीज़ है? देखिए, जो जीडीपी है और ये एनडीपी में, इसमें जी और एन का जो फर्क देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ जी का मतलब था ग्रॉस, जिसका मतलब होता है कुल मिला के, जो बोल दिया हमने। एनडीपी में जो एन का मतलब है वो है नेट। अब क्या मतलब है नेट का? देखिए, शुद्ध। क्या मतलब? अब आप कोई मोबाइल खरीदते हो आज। अब मोबाइल खरीदने पे क्या होता है, जो जो उस मोबाइल की प्राइस होती है, जैसे आज आपने मोबाइल खरीदा, तो एक महीने बाद उस मोबाइल की प्राइस क्या वो सेम रहेगी? नहीं रहेगी, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। वक्त के साथ चीज़ों के जो प्राइस होते हैं उसमें गिरावट आ जाती है। तो हम जब जीडीपी में ये जब जो हमें आंकड़ा बता रहे हैं, उसमें हमने एक चीज़ों का फिक्स प्राइस लेके हमने बोल दिया कि ये प्राइस रहा, लेकिन उन सभी माल का टाइम के साथ साथ कुछ कमी भी तो आई होगी। तो जो वो जब हम मूल्यह्रास जो हुआ है, जो डेप्रिशिएशन हुआ है, वो हम यदि जीडीपी में से घटा दें, तो अब जो हमें आंकड़ा नया मिलेगा उसे हम बोलेंगे एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये फर्क है जीडीपी और एनडीपी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा जीएनपी। अब ये जीएनपी क्या है? क्या कोई नई चीज़ है? तो देखिए, जो जीडीपी थी उसमें हमने डी यानी डोमेस्टिक को हमने हाईलाइट किया था, घरेलू को हमने हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है, जीएनपी की जो फुल फॉर्म है वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें मैंने नेशनल और राष्ट्रीय को हाईलाइट किया है। देखिए, जो घरेलू वर्ड था, डोमेस्टिक वर्ड था, उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको एक वर्ड याद रखना है, वो है बाउंड्री। ठीक इसी प्रकार अब जो राष्ट्रीय वर्ड है, इसमें जो आपको वर्ड याद रखना है, दिमाग में रखना है, वो है नागरिकता। जैसे कि जो विदेशों में जो लोग भारत के हैं और वो रह रहे हैं वहाँ पे, तो वो है तो भारत के नागरिक ही, वो पैसा भारत में भेजेंगे, तो उनको भी जब हम शामिल कर लेंगे। और जो हमारी धरती पर विदेशी लोग रह रहे हैं और जिनकी नागरिकता विदेशों की है, वो बस यहाँ कमाने के लिए आए हैं और वो पैसा विदेशों में भेजेंगे, उनको माइनस कर देंगे। तो जीएनपी का और आसान भाषा में समझे तो क्या है कि हमारे देश में जो माल बन रहा है उसका मार्केट मूल्य, मूल्य कैसा? मार्केट, मार्केट में जो सामान पे वो चीज़ बिक रही है वो मूल्य, और जो पैसा बाहर से हमारे देश में आ रहा है, जो बाहर के हमारे भारत के लोग विदेशों में रह के पैसा भेज रहे हैं, उनको तो ऐड करेंगे। और जो विदेशों में जो विदेशी लोग हमारे धरती पर रह रहे हैं, वो जो पैसा यहाँ से कमा कर बाहर भेज रहे हैं, जो पैसा भारत से बाहर जा रहा है, वो पैसा तो माइनस हो गया, तो ये मैंने माइनस कर दिया। तो इन शॉर्ट ये हमारा जीएनपी हो गया। तो अब अगर आप बोलते हो कि हमारी जीएनपी यार इस बार बहुत अच्छी रही है, जीएनपी हमारे बहुत शानदार बढ़ी है, तो इसका क्या मतलब है? आप क्या बोल रहे हो कि हमारे देश में पैसा ज़्यादा आया है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं यार इस बार जीएनपी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसका क्या मतलब हुआ कि पैसा बाहर ज़्यादा चला गया, तभी तो माइनस हो गया। ये था कॉन्सेप्ट हमारा जीएनपी का। तो चलिए अब आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो है एनएनपी का। तो जिस प्रकार से जीडीपी के बाद हमने एनडीपी समझा था, उसी प्रकार से जीएनपी से हमारा जो एनएनपी का है वही रिश्ता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जो जीएनपी में हम जिस माल की बात कर रहे हैं, जिसका मार्केट मूल्य हम चेक कर रहे हैं, उसके माल के जो रेट है वो टाइम के साथ कम होंगे। वो जितना कम होंगे वो हमें घटाना पड़ेगा। तो वो जो जीएनपी से, जो मैंने आपको मोबाइल का एग्जांपल दिया था कि मोबाइल जो आज खरीदा है उसके एक महीने बाद उसके प्राइस में कमी हो जाएगी, वो सेम रेट में थोड़ी बिकेगा। उसी प्रकार जो हमने मूल्यह्रास जीएनपी में जो माल हमने लिया है, उसी माल की भी वही सेम चीज़ होगी उसके साथ भी, तो वो हम कमी कर देंगे, जीएनपी में से कम कर देंगे। तो अब जो नया आंकड़ा मिलेगा वो उसे हम कहेंगे एनएनपी। तो ये कॉन्सेप्ट है एनएनपी का। अब आता है हमारा मेन आज का जो टॉपिक, जो हेडिंग थी राष्ट्रीय आय। ये कैसे निकालते हैं? देखिए, हम एनएनपी तक पहुंच चुके हैं। अब इस एनएनपी में से एक चीज़ हमें कम करनी होगी, और यदि एक चीज़ हम इसमें जोड़ दें तो अब हमारे सामने हमारे देश की आय निकल जाएगी। क्या चीज़ कम करेंगे? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स हम इसमें से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे? देखिए, जो मार्केट प्राइस, जैसे मैंने यहाँ पे इसको मैंने हाईलाइट किया था इसीलिए कि हमारे मूल्य, जो माल का जो मूल्य मार्केट में है, वो मूल्य में हम सभी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है कंपनियों से, वो टैक्स भी उस मूल्य पे जो कंपनीज हैं वसूल लेती है हमसे। तो यानी कि जो मार्केट में जो चीज़ बिक रही है उसमें वो टैक्स का पैसा शामिल है जो गवर्नमेंट में जा रहा है ऑलरेडी। तो वो पैसा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो अगर मैंने ये नहीं घटाया तो ये दो बार ऐड हो जाएगा और हम आय में वो पैसा वापस गिन लेंगे।
तो वो पैसा हम यहाँ से कटाना पड़ेगा, क्योंकि वो टैक्स का पैसा तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के आय में आ रहा है, तो बार बार थोड़ी जोड़ेंगे उसको, 2 बार हो जाएगा वरना। तो हमने क्या किया, उस अप्रत्यक्ष कर को यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया। फिर आती है सब्सिडी। अब आप सब जानते हो कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है कुछ कंपनियों को, ताकि वो अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। वो सब्सिडी गवर्नमेंट खुद की जेब से देती है। इसका क्या मतलब हुआ, खुद की जेब से मतलब कि राष्ट्रीय आय से ही देती है वो। तो वो अगर नहीं देती तो ऑलरेडी उस आय में काउंट होती, लेकिन अब वो दे दिया उनको, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो राष्ट्रीय आय नहीं है, तो वो राष्ट्रीय आय, तो हमने उसको वापस ऐड कर दिया कि भाई हमने ही तो आपको ये सब्सिडी दी थी, वो हमारी आय तो थी वो। तो इसलिए हम जब आय बताते हैं तो टैक्स को तो कम कर देते हैं ताकि 2 बार काउंट ना हो, और सब्सिडी को हम जोड़ देते हैं क्योंकि हमारी आय का ही पार्ट है। तो बस ये राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट हो गया, जो हमें एनएनपी में से अप्रत्यक्ष करों को घटाने और सब्सिडी को जोड़ने के बाद हमारी वो आय मिलेगी। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, राष्ट्रीय आय से कई बार कंफ्यूज कर देता है और नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। वो है कि क्या राष्ट्रीय आय की गणना में हम वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे अंश पत्र, ऋण पत्र, शेयर्स आदि को क्या हम सम्मिलित करते हैं? तो लोग आमतौर पर जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं भाई हाँ शेयर्स, पैसों की बात हो रही है और शेयर मार्केट के बारे में बहुत सुनते हैं, तो वे सब सुन के वो हाँ कर देते हैं और हाँ पे ऑप्शन पर टिक करके आ जाते हैं। लेकिन इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय आय में हम उन्हीं सब वस्तुओं की बात करेंगे, उन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे जिनके उत्पादन का कोई लिंक हो, चालू उत्पादन में जिनसे कोई वृद्धि हो रही हो। ये सब जो चीज़ें हैं इनका चालू उत्पादन में इनसे कोई वृद्धि नहीं होती। बस आपको ये लाइन दिमाग में ध्यान रखनी है कि उन्हीं चीज़ों को हम काउंट करते हैं जिनसे चालू उत्पादन में कोई वृद्धि हो रही हो। अब बात करते हैं कि दिमाग में सवाल आता होगा कि ये राष्ट्रीय आय जब इतनी इंपॉर्टेंट है तो क्या किसी ने गिनने की कोशिश की इसको पहले भी? तो अभी जब हम जिस तरीके से राष्ट्रीय आय गिनते हैं वो अलग तरीका है, लेकिन एक बार पहले भी किसी ने गिन के रखी थी राष्ट्रीय आय, वो अलग तरीका था। वो आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे कि कितने तरीकों से राष्ट्रीय आय गिनी जाती है। लेकिन सवाल बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसने की थी? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी, जिसको हम कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये इनकी उपाधि है। और कई बार इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? इनकी एक और उपाधि भी है दादा भाई नौरोजी की, वो है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, डायरेक्ट सवाल बन जाता है, तो याद होना चाहिए। अब वैसे तो याद हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी एक टीटीआर बनाई है, ट्रिक टू रिमेंबर। आपको बस एक सेंटेंस पढ़ना है और ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलोगे नहीं। क्या सेंटेंस है कि पहली बार राष्ट्रीय आय जो है, अब पहली बार की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये पहली बार की बात जब हमने राष्ट्रीय आय गिनने की बारी आई तो हमने ये जिम्मेदारी दादाजी को दी। तो देखिए, पहली बार राष्ट्रीय आय राष्ट्र के दादाजी ने गिनी, लेकिन वो राजी नहीं हुए। अब इससे क्या, हमारे बस हमें लाइफ टाइम के लिए नाम याद हो जाएगा। पहली बार की बात हो रही है और राष्ट्र के दादाजी यानी कि दादा भाई, तो पहली बार राष्ट्रीय आय राष्ट्र के दादाजी ने, दादा भाई ने गिनी, लेकिन वो राजी नहीं हुए। जब राजी नहीं हुए, जब नहीं राजी हुए, तो नहीं राजी से बन गया नौरोजी। वैसे ये बहुत सिंपल नाम है, याद हो जाता है, लेकिन फिर भी जिस किसी को भी याद नहीं होगा, उस ये लाइन पढ़ने के बाद अब वो लाइफ टाइम नहीं भूलेगा कि हमारे देश में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब मैं एक बार इस फ़ोन को कुछ इस तरह से सेट करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी यूज़फुल होगा, आपके लिए काम आएगा। ये नेक्स्ट पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह स्टडी महागुरु चैनल पर बने रहिए और हर रात 8 बजे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो डाल दूं, नया लेक्चर डाल दूं। तो एक आदत बना लीजिए आप कि हर रात 8 बजे स्टडी महागुरु के साथ। तो बस इसी तरह वीडियो को प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। तो बस स्टडी महागुरु के साथ याद रखिए, यहाँ पर पढ़ाई आसान है।